हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं oogenesis और इसके बाद हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ा था। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा नीट का पैटर्न या नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी है वो क्या है। सबसे पहले ओवेरी क्या चीज होती है वो देखेंगे। तो जो हम देखते हैं कि हम यूट्रस देखते हैं और यूट्रस के दोनों तरफ क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है दो, और फेलोपियन ट्यूब के एंड में इन्फंडिबुलम और फिम्ब्राई होता है। मतलब हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे ये वाला कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे लगी होती है तो ओवेरी इस तरह। तो ओवेरी का जो नंबर होता है, ओवेरी का नंबर कितना होता है, तो ओवेरी का नंबर होता है 2, ठीक है। तो 2 ओवेरी होती है किसी भी फीमेल के अंदर। अगर हम बात करें ओवेरी की, तो ओवेरी की जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है, जो सबसे आउटर की लेयर होती है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और इसके सामने हमने लिखा हुआ भी है आउटर लेयर। तो जो ओवेरी की सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम। फिर उसके बाद अगर हम देखें जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या होती है, तो इसके जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ पे हमने देखा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या होती है हमारी, ये इनर लेयर होती है। तो हमने 2 लेयर देखी अभी ओवेरी की, आउटर वाली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम और जो इनर वाली लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। फिर उसके बाद देखें जो ओवेरी होती है उसके अंदर के सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सारे पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जो अंदर वाला इसका पार्ट है सारा इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा का जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट दिखा रखा है, तो आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं किसको, स्ट्रोमा को, ठीक है। अब 2 पार्ट हमने देख ली स्ट्रोमा के। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ठीक है, ये सब पाया जाता है। ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व हो गई, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू मिल जाते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि ओवेरी के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं या क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो देखना है। क्योंकि ओवेरी जो होती है, ओवेरी के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं या क्या क्या काम होते हैं ओवेरी के, वो हमें देखना है। फिर हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले जो फीमेल होती है ना, फीमेल, अब ये जो प्रोसेस है ना सारी, ये oogenesis है, ठीक है। जो आगे हम कवर करेंगे ना, ये oogenesis की प्रोसेस सारी ओवेरी के अंदर होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती थी, कहाँ पे होती थी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी वो टेस्टिस के अंदर होती थी। ऐसे यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है ओवेरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होती है ना, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, अब ये क्या बनती है, ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल क्या है, ये बाहर, ये अभी प्राइमरी फॉलिकल किसको बोला गया, तो ये एक लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो इन ग्रेनुलोसा सेल्स जब ये चारों तरफ राउंड सर्कल बना लेती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये किसको कवर करके रखता है, तो ये कवर करके रखता है प्राइमरी oocyte को, ठीक है। प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte के बाद क्या, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में। डिफरेंस क्या है कि इसके ऊपर है ना और ज्यादा फॉलिकल बन जाते हैं। ये जो सारी जो प्रोसेस में बता रहा हूँ ना, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, ऐसे ही करके ये क्या है हमारा, ये टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है, ये ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, और फिर फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होकर होता क्या बन जाता है, कार्पस एल्बिकन्स बन जाता है। अब ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये आगे तुम्हारा और कवर हो जाएगा अच्छे से। कैसे कवर होगा, देखो पहले ये पढ़ता है oogenesis की प्रोसेस, ठीक है।
oogenesis का मतलब क्या है? oogenesis का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का बनाना ही क्या कहलाता है? हमारा oogenesis कहलाता है। जबकि मेल गैमेट का बनाना क्या कहलाता था? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता था। तो फीमेल गैमेट का बनाना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। oogenesis की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो शुरुआत अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले oogoनियम होती है, और oogenesis की जो प्रोसेस है ना, oogenesis की प्रोसेस जब जो फीटस होता है ना, मदर के पेट में जो फीटस होता है, फीमेल फीटस है मान लो, ठीक है, और उसका जो 20 वीक होता है ना उसका, ठीक है, उसमें ही स्टार्ट हो जाती है oogenesis की प्रोसेस। जब वो एम्ब्रियो वाले फेज में होता है ना, एम्ब्रियो वाले फेज में होता है, उसी टाइम oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता था, लेकिन oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट हो गई? तो oogenesis की प्रोसेस जब वो एम्ब्रियो वाली स्टेज में था अपनी, तभी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले होती है oogoनियम, ठीक है। oogoनियम माइटोसिस करती है, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि oogoनियम क्या काम करती है, कौन सी प्रोसेस करती है? माइटोसिस। और माइटोसिस करके क्या बढ़ाती है? नंबर बढ़ाएगी माइटोसिस करके, ठीक है। ऐसे स्पर्मेटोगोनियम में जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो क्या नाम, माइटोसिस करके नंबर बढ़ा देती है अपने। तो ऐसे ही oogoनियम भी माइटोसिस करके क्या करेगी? अपने नंबर बढ़ाएगी। अभी एनलार्ज होके मतलब ग्रोथ करके क्या बन जाती है? ये प्राइमरी oocyte बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राइमरी oocyte बन जाती है। शुरू में ये लाखों के आसपास होती है, ठीक है, लगभग 7 मिलियन से 4 लाख के आसपास होती है। फिर उसके बाद एक सेकंड माइक के, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये एनलार्ज होकर क्या बन जाती है? ये प्राइमरी oocyte बन जाती है। जो oogoनियम है, माइटोसिस करके नंबर बढ़ाया उसने, और नंबर बढ़ा के अगर हम एक oogoनियम की बात करें तो एक oogoनियम क्या करेगी? एनलार्ज होकर क्या बना लेगी? प्राइमरी oocyte बना लेगी, ठीक है। अब हम इस प्राइमरी oocyte के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो जब वो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है ना, तो वो वहीं पे रुक जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है वहीं पे। और वहीं पे मियोसिस फर्स्ट की कौन सी स्टेज में? तो प्रोफेज में, ठीक है। और प्रोफेज की भी कौन सी में? डिप्लोइड में। तो यहाँ पे जाके रुक जाता है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। भाई जैसे प्राइमरी oocyte बनाना हमारा, प्राइमरी oocyte तो बन गया हमारा तभी। अब प्राइमरी oocyte में जैसे ही मियोसिस स्टार्ट हुआ तो मियोसिस को वहीं पे रोक दिया गया। अब वो मियोसिस रुकी रहेगी, कब तक रुकी रहेगी? जैसे उस फीटस का बर्थ भी हो गया, मतलब जन्म भी हो चुका उसका, और जन्म होने के बाद ना वो प्यूबर्टी में चली गई। प्यूबर्टी में मतलब लगभग 13 ईयर के आसपास प्यूबर्टी मानते हैं, ठीक है, फीमेल की। तो हम क्या देखते हैं कि जब वो प्यूबर्टी में चलेगी ना, तब तक की मियोसिस ऐसे ही रुकी हुई है। देखो इतना लंबा टाइम लेगी मियोसिस, और देखो तब तक के मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ये मियोसिस है ना, मियोसिस ऐसी की ऐसी रुकी हुई है। और कहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में। किसमें? प्रोफेज में ऐसे कैसी रुकी हुई है। प्रोफेज की भी कौन सी फेज में? डिप्लोइड में। ये हमने सेल डिवीजन में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब प्यूबर्टी आने पर, जब प्यूबर्टी आती है ना, प्यूबर्टी आ गई तो इसका फर्स्ट मियोसिस जो रुका हुआ था वो कंप्लीट होता है। जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, तब जाके इसकी मियोसिस कंप्लीट होती है। और जब ये मियोसिस कंप्लीट हो जाती है ना, तो प्राइमरी oocyte, जब मियोसिस फर्स्ट होता है कंप्लीट, तो कितनी बनाएगी? 2 सेल बनाएगी, ठीक है। तो ये बनाती है एक सेकेंडरी oocyte और एक बनाती है पोलर बॉडी। जो पोलर बॉडी होती है ना, वो साइज में बहुत छोटी होती है। मतलब जब ये प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस पूरा हुआ प्यूबर्टी पे जाके इतने लंबे टाइम बाद, तो हमने क्या देखा कि दो सेल बनी, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में बनती थी 2 सेल। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है उससे? यहाँ पे है ना, जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है। मतलब एक तो साइज में पूरा बड़ा होता है और एक बहुत छोटी होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आगे चल के डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी oocyte है, वही हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, तो वही हर महीने ओव्यूलेशन जब होता है, जब पीरियड्स चलते हैं ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है पूरी मेंसेस, तो 14 डेज को जो रिलीज होता है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है हर फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के टाइम क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं, आगे चलकर डिजेनरेट हो जाएगी। तो हमने एक चीज देखी कि प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद 2 सेल बनी। डिवीजन कैसा है? अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि एक छोटी बनी एक बड़ी बनी। अब जो ये हमारी सेकेंडरी oocyte बनी है, ये ओव्यूलेशन के टाइम हर महीने रिलीज होगी। कब तक के रिलीज होगी? जब तक के इसका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। फर्टिलाइजेशन बोले तो मतलब इससे स्पर्म आके ना मिल जाए, ठीक है। अब ये रिलीज हुई, मान लो रिलीज होगी।
अब ये म्यूसिस सेकंड में अरेस्ट रहेगी। भाई हम पहले म्यूसिस फर्स्ट होती है, म्यूसिस फर्स्ट होने के बाद म्यूसिस सेकंड होती है, लेकिन इसकी म्यूसिस सेकंड भी अरेस्ट हो जाती है। तो म्यूसिस सेकंड इसकी कहाँ अरेस्ट होती है? तो ये मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, कब तक के अरेस्ट रहती है? तो देखो, अगर सेकेंडरी oocyte, अगर जो एक सेकेंडरी oocyte है ना, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब स्पर्म नहीं गया, ठीक है, स्पर्म से ही नहीं मिला, तो अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका डीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब स्पर्म आके मिल गया। ठीक है, तो अगर इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसकी जो म्यूसिस सेकंड थी वो रुकी हुई थी। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गेमेट यानी स्पर्म आके मिल जाना है। तो फर्टिलाइजेशन जब हो गया, उसकी म्यूसिस सेकंड जो रुकी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट जब होती है ना म्यूसिस सेकंड, तो हम क्या देखते हैं कि एक तो ओवम बनता है, एक ओवम बनता है और एक बनती है हमारी सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, एक क्या बनती है हमारी सेकंड पोलर बॉडी। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो म्यूसिस हुआ सेकंड, ये भी डिवीजन अनइक्वल है या इक्वल है? तो हम भी देखते हैं कि इसमें भी एक छोटी एक बड़ी बन रही है। तो ये भी कौन सा है? ये भी कौन सा है? अनइक्वल डिवीजन है हमारा। ठीक है, तो ये भी कौन सा डिवीजन होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। हर महीने क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है हर महीने, जो फीमेल में रिलीज होती है हर महीने। ठीक है, 14 डेज को जो ओव्यूलेशन होता है उसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही नष्ट हो जाती है, ऐसे डिजनरेट हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका जो म्यूसिस सेकंड यहाँ पे रुका हुआ था, तो ये म्यूसिस सेकंड इसका पूरा हो जाता है, तो ओवम बनता है यहाँ पे। अब इस ओवम से स्पर्म मिल जाते हैं जो अंदर जा चुका है। ठीक है, अब स्पर्म इससे मिल चुका है और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये oogenesis हो गई। oogenesis में मैंने तुम्हें अभी ओगोनियम oocyte के बारे में ही बताया। अब इसके बाद फॉलिकल्स भी बनता है। ठीक है, अब फॉलिकल की कहानी देखेंगे। तो फॉलिकल की कहानी क्या होती है? फॉलिकल की कहानी देखते हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको अभी कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है। सबसे पहले स्टार्टिंग जब होती है ना oogenesis की प्रोसेस, जब एम्ब्रियो वाली फेज में होता है, जब वो फीमेल फीटस जो मदर के पेट में होता है ना, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर प्राइमरी oocyte देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? प्राइमरी oocyte। ठीक है भाई, oocyte वगैरह तो अभी हमने पीछे पढ़ा oogenesis में कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte क्या चीज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखने को मिलती है? प्राइमरी oocyte देखने को मिलती है। ठीक है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसकी, एंड तक ही रहेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखें कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? तो कुछ सेल है ना, कुछ सेल इसको कवर कर लेती है। ठीक है, यहाँ भी कुछ सेल थी जो इसको कवर कर लेती है। इन सेल को बोलते हैं हम ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? ग्रेनुलोसा सेल्स। जो तुम्हें सेल्स दिख रही है ना, मतलब ये इस तरह और इस तरह तुम्हें सेल दिख रही है। तो इन सेल को मैंने क्या बोला? ये जो सेल है ये, इनको बोला मैंने ग्रेनुलोसा सेल। और जब ये सेल है ना चारों तरफ कवरिंग कर लेती है, चारों तरफ ये मतलब एक सर्कल बना लेती है, चारों तरफ एक सर्कल बना लेती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये क्या चीज है हमारी? ये क्या चीज है जो ये दिखा रखी है ऐसे करके इसमें? तो ये है हमारी प्राइमरी oocyte। बेस मेम्ब्रेन ऐसी की ऐसी चल रही है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर दिखा रखी है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलिसिडा। लेकिन एनसीईआरटी में है ना, ये एनसीईआरटी में जो ग्राफिन फॉलिकल है ना इसके बाहर दिखा रखी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला डाटा मान के चलेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से तुम्हारे जोना पेलिसिडा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो प्राइमरी फॉलिकल है, फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल ये सेल है ग्रेनुलोसा की सेल्स। ठीक है, अगर मान लो ये जो सेल है ना, सेल के बाहर और ज्यादा सेल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक ही लेयर बन रही है सेल की, और यहाँ पे देखो 2 से 3 लेयर ऐसे बन रही है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसा सेल्स। भाई ग्रेनुलोसा सेल है इसका नाम। ठीक है, लेकिन और ज्यादा कवरिंग होगी ग्रेनुलोसा सेल की, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी कौन सा ओसाइट होता है, कौन सा ओसाइट होता है, तो यहाँ भी हमारा प्राइमरी ओसाइट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ भी प्राइमरी ओसाइट, यहाँ भी प्राइमरी ओसाइट, यहाँ भी प्राइमरी ओसाइट। जो भी दिखाया था मैंने, प्राइमरी ओसाइट कब तक रहता है, प्यूबर्टी तक, याद आ रहा है, प्यूबर्टी तक अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, इसमें एक थीका सेल देखने को मिलती है। देखो थीका सेल क्या होती है, तो थीका सेल इसमें तुम्हें दिखा रखी है, ये इस तरह की, ये क्या होती है हमारी, ये थीका सेल होती है। ये अब यही थीका सेल है ना, जब टर्शरी फॉलिकल बनता है तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। तो थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली, और एक थीका इंटरना। तो देखो भाई, इस प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ नहीं होता, और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स कवर हो जाती है, बस यही सेकेंडरी फॉलिकल है। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल के भी अंदर कौन सा ओसाइट मिलता है, प्राइमरी ओसाइट मिलता है। अब जाके क्या होता है, अब टर्शरी फॉलिकल बनाना है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताया कि जो थीका सेल बनी थी सेकेंडरी फॉलिकल में, तो थीका सेल हमारी दो में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से दो में डिवाइड हो जाती है हमारी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। मतलब बाहर वाली जो सेल है उसे थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, अंदर वाली को क्या बोलेंगे, थीका इंटरना बोलेंगे। ठीक है, बेसमेंट में ऐसी कैसी चल रही है शुरू से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो एक ग्रेनुलोसा सेल्स में दिखा रखी है, तो यहाँ पे ना एक कैविटी बन जाती है, यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। ये देखो जो कैविटी दिखा रखी है, जो स्पेस दिखा रखा है ना खाली खाली, ठीक है, कैविटी बन जाती है। मतलब ये वाली स्टेज चल रही है लगभग, ये वाली, और यहाँ पे एक कैविटी बन गई है। ठीक है, तो इस कैविटी, ये बाहर बन गई, सॉरी, इस तरह मान लो कैविटी है। ठीक है, इस तरह एक कैविटी बन जाती है बाहर की तरफ, और इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, तो इस कैविटी को हम नाम दे देते हैं एंट्रम। ठीक है, तो जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है ना, जो टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिली, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, टर्शरी, कौन सा, अर्ली टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर ना, इसके अंदर देखो यहाँ पे लिख रहा है अर्ली टर्शरी फॉलिकल, लेकिन जब लेट टर्शरी फॉलिकल बनता है ना, तो वहां पे सेकेंडरी ओसाइट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी ओसाइट काट रहा हूँ, क्योंकि ये भी काट रहा हूँ, अर्ली भी। तो जब टर्शरी फॉलिकल मतलब टर्शरी फॉलिकल बनता है ना, तो उसके अंदर कौन सा ओसाइट देखने को मिलता है, सेकेंडरी ओसाइट देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, क्या फर्क आया सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनने में। एक तो ये फर्क आया कि जो थीका सेल थी वो दो में डिवाइड हो गई, तो थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। जो इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी ओसाइट में। इसमें कैविटी बन गई, कैविटी का नाम क्या दिया हमने, एंट्रम नाम दिया हमने कैविटी का। ठीक है, अब इसको है ना टर्शरी फॉलिकल और ज्यादा डेवलप हो जाती है, और उस डेवलप टर्शरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में कैविटी थोड़ी बड़ी हो जाती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, एंट्रम, मैंने अभी बताया था। ठीक है, बाकी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना किसमें दिखाई देती है, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स तो है ही। ठीक है, जोना पेलिसोइडा इसमें दिखाई देती है, एनसीईआरटी में बोल रखा है कि इसमें जोना पेलिसोइडा दिखाई पड़ती है। ठीक है, ठीक है, एक लेयर और बन जाती है यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं इसको। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे क्या काम है इसका। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है। भाई सेकेंडरी ओसाइट है, अंदर तो सेकेंडरी ओसाइट चल रहा है अभी भी, ये रहा। ठीक है, ये रहा सेकेंडरी ओसाइट, ये रहा। ठीक है, अब हम क्या, सेकेंडरी ओसाइट कब बनता है, जब प्राइमरी ओसाइट के अंदर अनइक्वल म्यूसिस फर्स्ट होता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पिछला अभी पेज में देखा है ना, पिछले पेज में हमने क्या देखा है, पिछले पेज में देखा कि प्राइमरी ओसाइट दो में बढ़ जाती थी, एक तो छोटी सेल और एक बड़ी सेल। ये प्राइमरी ओसाइट थी हमारी, ये दो में बढ़ जाती थी, एक सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी। और पोलर बॉडी कौन सी थी हमारी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी पीछे वाले पेज पे देखा हमने, तो देखो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है सेकेंडरी ओसाइट। अब यहाँ पे पोलर बॉडी कहाँ पे है, पोलर बॉडी भी तो होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ना बहुत छोटी सी दिखा रखी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये साइड में पड़ी हुई है जो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे स्पर्म आके मिल गया, स्पर्म आया इसके अंदर, स्पर्म आया, और स्पर्म के आने के बाद क्या हुआ भैया, इसका जो सेकेंडरी ओसाइट था इसका म्योसिस सेकंड अब रुका हुआ है। तो म्योसिस सेकंड इसका कब पूरा हुआ, जब स्पर्म इसके पास आएगा। जैसे ही स्पर्म इसके अंदर आता है तो उसका जो म्योसिस सेकंड रुका हुआ है, म्योसिस सेकंड रुका हुआ है जो सेकेंडरी ओसाइट का, वो पूरा होता है। और म्योसिस सेकंड पूरा होने से एक ओवम बनता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो देखो इसमें भी दिखा रखी है आपको ये सेकेंडरी पोलर बॉडी,
ठीक है, और सेकेंडरी पोलर बॉडी, और ये क्या है हमारा, ये ओवम। ठीक है, तो इस तरह से फॉलिकल बनते जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट होते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। जब जन्म होता है ना, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल है ना, वो डीजनरेट होते जाते हैं। ठीक है, जब फॉलिकल डीजनरेट होते हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया, इसका मतलब क्या है, डीजनरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया। मतलब क्या है इसका, देखो जब जन्म होता है ना, जन्म के बाद कोई फॉलिकल नहीं बनता, कोई फॉलिकल ना तो ऐड होता और ना ही उसका फॉर्मेशन होता, कोई भी फॉलिकल का। तो इसीलिए जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस तो चलती रहती है हमेशा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल बनता है ना, फॉलिकल, ये जन्म के बाद इनका कोई भी, जन्म के बाद इनका निर्माण ही नहीं होता, कोई भी, ना नए ऐड होते हैं ना नए फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, तो इसको हम क्या होता है, जन्म के बाद है ना, ये लगातार ही क्या होते हैं, डीजनरेट होते रहता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड, फॉलिकुलर एट्रेशिया। ठीक है, एट प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के टाइम सिर्फ कितने फॉलिकल बनते हैं, तो 60,000 से 80,000 ईच ओवेरी, ये याद रखना है, ईच ओवेरी। ठीक है, यहाँ कर सकते हो, तो क्वेश्चन आगे की 60,000 से 80,000 बचते हैं, लेकिन ये तो देखो कितने, दोनों ओवेरी में बचते हैं एक में, तो ईच ओवेरी में 60,000 से 80,000 बनते हैं, तो दोनों ओवेरी में कितने, 1,20,000 से 1,60,000। ठीक है, इतने प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। ठीक है, और जन्म से पहले ही लाखों के आसपास होते हैं। देख लो, ये खत्म होते डीजनरेट होते जब तक प्यूबर्टी आती है ना, तो सिर्फ कितने बचते हैं, तो 60,000 से 80,000 एक ओवेरी में बचते हैं। होते कितने थे पहले, लाखों। तो इसके लिए जन्म के बाद इनका डीजनरेशन होता रहता है बार बार। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई हमारी oogenesis की भी और folliculogenesis की भी। मैंने बता दिया, इसके अंदर पूरा फुल डिटेल में मैंने बता दिया। एनसीईआरटी भी पूरी कवर ही करती है इसमें, मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके सारे क्वेश्चन लगा के देखना, हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है भाई, तो अब इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन लगा के देखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने पहले वाले लेक्चर में करा दी। ठीक है, एक बार फर्स्ट लेक्चर इसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराई थी वो भी करके देख लेना, और एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू।